नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2019 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि 12th बोर्ड में शुरू के 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग 2019 झारखंड बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यह वीडियो झारखंड बोर्ड के बच्चों के साथ साथ उन सभी बोर्ड के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस देश ने नाटो का नेतृत्व किया था? आप लोग जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो था वो पूंजीवादी गुट का एक प्रमुख संगठन था और ये बहुत ही शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी था। तो बताइए कि नाटो का नेतृत्व किसने किया था, जो कि पूंजीवादी गुट का संगठन था? यूएसए ने किया था, यूएसएसआर ने किया था, जर्मनी ने किया था या फ्रांस ने किया था? तो साथियों, मैंने हिंट में ही बता दिया है कि ये पूंजीवादी गुट का ये जो है संगठन था, तो इसका उत्तर होगा यूएसए, अर्थात अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा था। और जो वारसा जो था दूसरा साम्यवादी गुट, उसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो भाग में बट गया, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी, और बर्लिन में एक दीवार दे दी गई। पूर्वी जर्मनी साम्यवादी गुट के प्रभाव में रहा और पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी वहाँ पर विचारधारा रही। लेकिन फिर वो कब जो है जर्मनी में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी फिर से एक हो गए? तो बताइए वह साल कौन सा था? 1995, 1945, 1989 या 1990? तो साथियों, यह वर्ष जो था जर्मनी के एकीकरण का वह 1990 था। जर्मनी में दीवार 1961 में दी गई थी। जर्मनी का विभाजन पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी 1949 में हुआ था। तो यहाँ पर एकीकरण की बात है, यूनिफिकेशन की बात है, तो हम लोग का आंसर होगा 1990। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क मतलब आप लोग जानते हैं कि वो दक्षेस जिसको कहते हैं, दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है जो कि भारत के आसपास के देश हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, म्यांमार या भारत? तो साथियों, भारत तो इसका संस्थापक ही है, तो भारत तो इसका सदस्य होगा ही। इसका सदस्य म्यांमार नहीं है, बाकी नेपाल, भूटान और भारत इसका सदस्य है। पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, मालदीव है और सबसे लास्ट जो 8वां सदस्य है वो अफ़गानिस्तान है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके स्थापना का वर्ष 1985 था। तो 1985 में सार्क बना, दक्षिण एशिया में विकास करने के लिए, दक्षिण एशिया में सहयोग बढ़ाने के लिए। तो इसमें भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव तथा अफ़गानिस्तान इसके सदस्य देश हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों को निपटाता है, दो देशों के बीच के झगड़ों को निपटाता है। तो इसका न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में, लंदन में, पेरिस में या न्यूयॉर्क में? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वह हेग है। अब हेग किस देश में स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप हेग को गूगल करके देखिए कि हेग किस देश में स्थित है जहाँ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और हेग में जो पीस पैलेस है, शांति भवन है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में और मैं आपको जानकारी बता दूं कि इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं दुनिया भर के, लेकिन ये 15 न्यायाधीश में कोई भी 2 न्यायाधीश किसी एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और बहुमत के आधार पर इसमें फैसला किया जाता है। लेकिन इस न्यायालय का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके फैसले मानने के लिए जो हैं बहुत सारे देश, जो शक्तिशाली देश हैं, वो इसके फैसले को इग्नोर करते हैं, वो मानने से इनकार करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 10 मई, ऑप्शन बी 5 जनवरी, ऑप्शन सी 5 अगस्त या ऑप्शन डी 5 जून? तो साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 जून को मनाते हैं। पर्यावरण की समस्या आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। ये आतंकवाद और पर्यावरण की समस्या से निपटना प्रत्येक विश्व के नागरिक को बहुत ही ज़रूरी है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए
संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक साल पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की है। ये 72 से इसमें घोषणा हुई थी और 74 से मनाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? लौह पुरुष, आयरन मैन, अर्थात अपने सख्त मिजाज के कारण कौन जाने जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह या लाला लाजपत राय। साथियों, ये चारों ऑप्शन जो हैं वो सख्त मिजाज वाले लोगों का है, लेकिन भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं सरदार पटेल। इनको सरदार की संज्ञा महिलाओं ने दी थी बारदोली सत्याग्रह के समय, और यह व्यक्ति को भारत का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हो रहे थे तो बहुत सारे जो देसी रियासत थे वो भारत में मिलने से इनकार कर रहे थे। पटेल ने उन्हें बहला के, फुसला करके, दबाव डाल करके, सैनिक कार्रवाई करके, हर तरीके का उपयोग करके आज उन्होंने इतना बड़ा भारत बनाया। आज भारत के क्षेत्रफल हम लोग कहते हैं कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और एक सुरक्षित सीमा है हमारी। तो इनका पटेल का ही योगदान है, तो इसलिए पटेल को हम लोग लौह पुरुष के रूप में याद करते हैं। तो हमारा आंसर होगा सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? आप लोग जानते हैं कि चिपको आंदोलन पर्यावरण संबंधित आंदोलन था, जिसमें महिलाओं ने पेड़ पे लिपट करके उसे काटने वालों को रोका था। तो बताइए ये आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? उत्तराखंड में, झारखंड में, गुजरात में या बिहार में? तो साथियों, यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन के साथ सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी का नाम जोड़ा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पूरब की ओर देखो नीति का आरंभ किसने किया? पूरब की ओर अर्थात भारत का जो व्यापार है वो पश्चिमी देशों पर निर्भर ना रह करके अपने पूरब के देशों के साथ उसको बढ़ाया जाए। तो बताइए इस नीति को प्रतिपादित करने वाले कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे? अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह या राजीव गांधी? तो साथियों, 1991 ईस्वी में जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पश्चिमी देशों पर अपने व्यापार की निर्भरता को समाप्त करने के लिए पूरब की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी का प्रतिपादन किया। अब चलिए देखते हैं हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने या भगत सिंह ने? साथियों, संपूर्ण क्रांति का नारा हमारे जयप्रकाश जी ने दिया, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में जेपी कहते हैं। ये संपूर्ण क्रांति जो था इसमें 7 तरह की क्रांतियाँ थी। इसमें आध्यात्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक सब तरह की बात थी। 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और जयप्रकाश नारायण ने उस समय देश के युवाओं से जात पात को छोड़ने, दहेज प्रथा को छोड़ने और भेदभाव को ख़त्म करने का जो आह्वान किया था। तो पटना के गांधी मैदान में लाखों युवाओं ने अपने जनेऊ तोड़ दिया था और बराबरी का व्यवहार करने का जो है वादा किया था जेपी के सामने। और ये आंदोलन इतना आगे बढ़ा बिहार से चल करके कि इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री बने आपके मोरारजी देसाई। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया, जिसमें कि 7 क्रांतियाँ शामिल थी। दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है? बोडोलैंड एक आदिवासियों का 4 जिलों का एक जगह है जिसे बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद कहते हैं। तो बताइए किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में, नागालैंड में, मेघालय में या असम में? तो साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर 4 जिलों को मिलाकर के बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद बनाया गया है, जो कि असम में स्थित है। ये वहाँ के आदिवासियों की मांगों को पूरा करने के लिए किया गया है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के 2019 में पूछे गए 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य करें, और कोई अगर आपकी कोई राय हो तो वह भी दें। कोई क्वेरी हो, किसी तरह की जिज्ञासा हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ 12 क्लास के साथियों में यह शेयर करें। मैं 9 से लेकर 12 तक के वीडियो बनाता हूं, तो आप 9 से 12 तक के बच्चों को भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।